फ्रेंड्स, ये स्टोरी का चौथा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहाँ जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नीरो हाईवे पर खड़े होकर जोर जोर से आदित्य को ये सब बता रहा था। वो इतना एक्साइटेड था कि अगर वहाँ कोई पुल होता तो वो कूद जाता। आते जाते लोग उसे देख रहे थे पर उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर पड़ता भी कैसे? उसे तो दुनिया जहाँ की खबर थी ही नहीं इस वक्त। उसने तो अभी के अभी खुद के चारों तरफ मोहब्बत की ख्याली दुनिया को बना ली थी। उसे तो ये तक एहसास तक नहीं था कि वो फ़ोन पर आदित्य है। आदित्य बार बार उसे बुला रहा था और वो चीखे जा रहा था। आदित्य जोर से चीखा, ओए पागल आशिक, मुंह बंद कर ले अपना, वरना जनता पागल खाने छोड़ाएगी तुझे। अब नीरो का ध्यान आदित्य पर गया। उसने वापस फोन कान से लगाते हुए कहा, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूँ। सारी दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं जोर से चिल्ला के सबको बता दूँ। आदित्य, बस कर नौटंकी, वरना अभी जो बात मैंने मजाक में कही है लोग सच में कर डालेंगे। तू कहाँ है अभी? टाइम देख, जल्दी से घर आ जा, नहीं तो दी तुझे पागल खाने नहीं भगवान के पास भेज देंगी। तुझे पता है ना कल दी का फास्ट है, जल्दी आ जा। नीरो, ओ तेरी, मर गया, दी तो मर्डर कर देंगी मेरा। आदित्य, याद आ गया? चल शुक्र है मोहब्बत में जो तेरी याददाश्त चली गई थी वो वापस आ गई है। मेरे पिया बसंती, अब तो भी अपनी दुनिया में लौटा। नीरो, भाई दी को संभाल, मैं यूं आया। आदित्य, कोशिश करता हूँ। उसने हंसते हुए फ़ोन काटा और नीरो स्पीड में कार भगाते हुए जल्दी से घर आता है। वंदना गुस्से में गेट की तरफ ही घूर रही है। नीरो को देखती ही वो गुस्से में बोलने को होती है कि, लेकिन शांतनु नीरो को उसके गुस्से से बचाने के लिए आगे आकर अपनी आंख विंक करते हुए कहते हैं, साले साहब, आप हमारी नूरजहां को इतना तंग क्यों करते हैं? आप लोगों को पता है ना, अगर आप तीनों में से एक भी ना हो तो ये खाना नहीं खाती हैं। आप लोग तो नूरजहां को दुबली कर देंगे। टाइम देखिए 11:30 हो गए हैं। कल इनका उपवास भी है। नीरो वंदना के घुटनों के पास सर झुका के बैठ गया और उसके हाथों को पकड़कर बोला, सॉरी दी, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि टाइम कितना हो गया है। दी प्लीज़ आज माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। दी बोलिए ना। इस वंदना की आंखों में आंसू है। वह आदित्य और आकाश को भी पास बुलाती हैं, वरना हम भूख की वजह से गुस्सा नहीं है। आप में से अगर कोई भी थोड़ी देर करता है तो हमारी जान निकल जाती है। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो रात याद आ जाती है जब माँ पापा हमें छोड़कर चले गए थे और रोने लग जाती है। घर में सबको पता है कि वंदना जब डरती है तो ऐसा ही करती है। नानी और मामी आके वंदना का हाथ पकड़ लेती है तो वंदना थोड़ा चुप हो जाती है। नानी, बिटिया देखिए तो छोटे को कैसा चेहरा बना लिया है उन्होंने अपना। आप तो इन तीनों की जान है, और कुछ काम होगा तभी तो देर हो गई होगी। आप चलिए अपने छोटे भाई को माफ़ भी कर दीजिए। देखिए समय कितना हो गया है। अगर आपको इन पर गुस्सा आ रहा है तो इनसे बात मत कीजिए, पर आकाश को देखिए। वंदना आकाश को देखती है तो नीरो आदित्य दोनों कान पकड़कर उठ बैठ रहे थे। साथ में बोल भी रहे थे, सॉरी दी, अब नहीं करेंगे लेट। 9 बजे से पहले हम घर आ जाएंगे, कभी नहीं होंगे लेट। वंदना जब उन्हें और आकाश को ऐसे देखती है तो तीनों को पास आने को बोलती है और आते ही गले लगा लेती है। तभी शांतनु कहता है, नूरजहां, हम जानते हैं कि आप हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, पर हमें भी कल फास्ट रखना है तो खाना खा ले। वंदना को लेकर तीनों भाई डाइनिंग टेबल पर आते हैं और शांतनु के पास वाली कुर्सी पर बिठाकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, जीजू, दी तो आपको भी प्यार करती है पर हमें ज़्यादा करती हैं। शांतनु, अरे साले साहब जानते हैं हम। और टेबल के नीचे से वंदना का हाथ पकड़ लेता है। वंदना बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है तो शांति से मुस्कुरा देती है। आज लेट हो जाने के कारण आदित्य नीरो से बात नहीं कर पाता है। आदित्य कमरे में बैठे हुए, कल तो पता कर ही लूँगा कि कौन है जिससे मेरे भाई को प्यार हो गया है। ज़रूर कोई बहुत अच्छी लड़की ही होगी, क्योंकि नीरो को ऐसे ही किसी से प्यार नहीं हो सकता। दूसरे दिन उदित सुबह से ही सिंघानिया हाउस में है। आज की तैयारियों के लिए वंदना ने उसे ऑफिस जाने ही नहीं दिया। आज आदित्य भी ऑफिस नहीं जाता है। उदित जीजू के साथ
काम करते हुए आदित्य के कमरे की तरफ देखकर बोली, हमें लगता है सनी देव कुछ ज़्यादा ही भारी चल रहे हैं हमारे। मतलब आज के ही दिन इन्हें ऑफिस नहीं जाना था। जीजू, वैसे सच कहें तो यहाँ आप ऑफिस से ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ साले साहब चाह कर भी कुछ नहीं कह सकते हैं आपको, इसलिए बिल्कुल फ्री होकर रहिए। जीजू की बात सुनकर उदित मुस्कुराकर अपना काम करने लगती है। वंदना और उदित ने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया था, खास तौर पर छत को, क्योंकि सभी को चांद देख कर के ही व्रत खोलना है। सारा काम करने के बाद उदित छत पर लाइट की सजावट कर रही थी। तभी आदित्य छत पर जाता है। वो पीछे से खड़ा होकर उदित को देख रहा होता है। तभी उदित तारों का बंडल लेकर पीछे मुड़ती है और अंधेरे में आदित्य को खड़े देखकर चौंक जाती है। उसके हाथ से लाइट की लड़ियाँ उछलकर ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर उन दोनों के ऊपर गिर पड़ती हैं। दोनों उसी में उलझ जाते हैं। तभी कोई लाइट्स को ऑन कर देता है। उदित खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि आदित्य बस उदित को ही देख रहा है। तभी उदित की आवाज़ से उसका ध्यान लाइट पर जाता है। उदित, सर प्लीज़ ये लाइट्स निकालिए, कहीं हमें करंट ना लग जाए। आदित्य, वेट करो, डरो मत, इन लाइट से करंट नहीं लगता है। इतना कहकर वो लाइट को निकालने लगता है। इस बीच की उसका हाथ उदित को छू जाता है, जिससे उदित जम सी जाती है। आदित्य के सारे लाइट्स निकाल देने के बाद उदित बिना उसकी तरफ देखे नीचे की तरफ भाग कर जाती है। उदित के पीछे पीछे आदित्य भी आता है। अचानक नीचे रंगोली को बचाने के चक्कर में उदित का बैलेंस बिगड़ता है। वो गिरने वाली होती है, पर पीछे से आते हुए आदित्य उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। आदित्य का हाथ इस वक्त उसकी कमर पर होता है और उदित का हाथ आदित्य के कंधे पर। जीजू की नज़र इनके ऊपर जाती है और चुपके से इनके इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए एक फ़ोटो खींच लेते हैं। वो वंदना दीदी को बुलाकर ये सीन दिखाते हैं। वंदना दीदी कुछ देर इन्हें ऐसे देख उनकी भलाइयाँ लेती हैं और उन्हें डराने के लिए अपनी पायल जोर से बजाती हैं। वंदना की पायल की आवाज़ सुन के उदित को होश आता है। वो अपना हाथ आदित्य के कंधे से हटा के एकदम से खड़ी हो जाती है और जल्दी से वंदना के पास आ जाती है। वंदना के पास आकर उदित ने उनसे पूछा, दी हम घर जा सकते हैं क्या? वंदना, आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने आपके लिए भी शॉपिंग कर ली थी, तो क्यों ना आप यहीं रेडी हो जाएं। बुआ जी और सुहाना को नीरो ले आएगा। उदित, लेकिन नानी, लेकिन का बिटिया, आप रहेंगी तो वंदना बिटिया का भी दिल लगा रहेगा और हम सब का भी। मामी, तुम्हारे साथ रहते हुए हम लोगों का वक्त पता भी नहीं चला, तो तुम यहीं रेडी हो जाओ ना। जीजू, हाँ मामी और नानी जी सही कह रही हैं। एक तो व्रत के दिन इतना काम पड़ गया आपको, अब आना जाना करेंगी तो और भी थक जाएंगी। सबकी बातों को उदित मना नहीं कर पाई और मान जाती है। वंदना, उदित जी गेस्ट रूम में मैंने आपके लिए साड़ी और बाकी सामान रखे हैं, आप वहाँ जाकर तैयार हो जाइए। तब तक हम छोटे को फ़ोन कर देते हैं कि वो जाकर बुआ जी और सुहाना जी को ले आए। सीढ़ियों के पास खड़ा आदित्य इनकी बातें सुन रहा था। जब उसे पता चला कि गेस्ट रूम में उदित के लिए साड़ी और ज्वेलरी रखी है, तो उसने वहाँ से हटाकर अपनी माँ की साड़ी और कंगन रख दिए और चुपके से आकर हॉल में बैठ गया। आदित्य अब उदित के रेडी होने का वेट कर रहा था। वंदना नीरो को फ़ोन करती है, छोटे आप बुआ जी और सुहाना जी को घर लेकर आइए, जल्दी पूजा का टाइम हो गया है। नीरो, ओके दी। फ़ोन रखते ही नीरो उदित के घर के लिए निकल जाता है। नीरो को आया देखकर बुआ सुहाना को बुलाती है। बुआ जी, बिटिया जल्दी से बाहर आओ। फिर नीरो को देखकर, बेटा हमारी तूफान मेल कहाँ रह गई, उसको भी तो तैयार होना होगा ना। नीरो, बुआ जी डोंट वरी, दी ने उन्हें वहीं रोक लिया है, इसलिए वो वहीं तैयार हो जाएंगी। बुआ, ठीक है बेटवा। अरे सुहनिया जल्दी करो बिटिया। सुहाना, जी बुआ जी आ गए बस। सुहाना जैसे ही बाहर आती है, नीरो को महसूस है कि उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा है जैसे बाहर ही आ जाएगा। लाल और ग्रीन मिक्स साड़ी जो सुहाना के गोरे रंग पर खूब फब रही है। माथे पर मांग टीका, गले में छोटा सा लॉकेट, पैरों में पायल, मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। नीरो सुहाना को देखता रह जाता है। उसकी तो पलकों तक न झपकने से इनकार कर देती हैं। अपने दिल पर हाथ रखे वो बस सुहाना की ओर ही देखता है। बुआ जी उसके पास आकर, चले बेटवा। नीरो चौंकते हुए, जी बुआ जी। नीरू जल्दी से कार का गेट खोलता है तो बुआ जी आगे और सुहाना पीछे की सीट पर बैठ जाती है। नीरो ड्राइविंग सीट पर बैठकर मिरर को ऐसे सेट करता है कि उसे सुहाना का चेहरा साफ दिखे और गाड़ी घर की तरफ दौड़ाती। आदित्य को हाल में बैठे देख जीजू उसके पास आकर बैठते हुए बोले, क्या बात है बड़े साले साहब,
आज आप हॉल में बैठे। आदित्य जानता था अगर उसने जीजू की ओर देखा तो जीजू सब समझ जाएंगी, इसलिए उसने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ सोचा दी अभी पूजा के टाइम बुलाने ऊपर जरूर आएंगी। वैसे भी आज उनका फास्ट था तो उन्हें ऐसे परेशान करना अच्छी बात नहीं है। जीजू, आज के पहले भी तो आपकी दीदी ये व्रत करती थी, तब आपको इतनी परवाह नहीं हुई उनकी। जरूर आज कोई खास बात है। आदित्य, क्या जीजू आप भी अपना वकीलों वाला दिमाग चलाते लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ बैठा अच्छा नहीं लगता तो मैं रूम में चला जाता हूँ। जीजू आदित्य की ये धमकी सुनकर गेस्ट रूम की तरफ देखकर बोले, अरे उदित, आप तैयार हो गई। जीजू का इतना कहना था कि आदित्य की नज़रें अपने आप उस तरफ घूम गईं, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। आदित्य ने धीरे से जीजू की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। जीजू, अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मानना पड़ेगा साले साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आदित्य, प्लीज़ जीजू ये बात किसी को मत बताइएगा, प्लीज़। जीजू अपनी आंख बिक करके, ठीक है नहीं बताएंगे, लेकिन अब हम जा रहे हैं अपनी नूरजहाँ के पास और आप बैठ के अपनी जोधा का इंतज़ार कीजिए। घर पहुंचकर नीरो देखता है कि मामी और नानी बाहर खड़ी हैं ताकि बुआ जी को ये ना लगे कि वो पहली बार यहाँ आई हैं। तो बात कुछ ऐसी थी कि सब चाहते थे कि आदित्य और उदित की शादी हो जाए, इसलिए वो इनसे मिलना चाहते थे। वैसे भी सिंघानियाज बस कुछ मौक़ों पर ही बाहर के लोगों को इनवाइट करते थे, बाकी वो ज़्यादातर अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते थे। नानी जी, आइए आशा जी, हमने सोचा उदित बिटिया यहाँ है तो आप भी यहीं आ जाइए। बुआ, नमस्ते माँ जी। सही कहे तो इतने दिन से है दिल्ली में, फिर भी कभी आए नहीं आपके यहाँ। अक्सर साड़ियों के ऑर्डर आते थे पर खुद कभी नहीं आ पाए। फिर मामी को नमस्ते बोल वो नानी के साथ अंदर चली आती हैं। मामी अंदर जाने ही वाली होती हैं, तभी उनकी नज़र नीरो पर जाती है जो सुहाना की साड़ी का पल्लू बड़े आहिस्ता से निकाल रहा था, जो कार के गेट में अटक गई थी। साड़ी निकाल के सुहाना और नीरो साथ साथ चलते हुए घर के अंदर जाते हैं। मामी को देखते ही सुहाना उनके पैर छूकर नमस्ते करती है तो मामी उसके सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, मामी कितनी प्यारी बच्ची है, हमेशा खुश रहो बेटा। अंदर चलिए। सुहाना के थोड़ा आगे जाने पर मामी नीरो के कान पकड़कर, बेटा इसीलिए आपको शादी की जल्दी हो रही थी। नीरो, क्या मामी, कुछ भी, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। मामी कुछ ना पूछे इसलिए वो जल्दी से अंदर चला जाता है। अब मामी तो मामी ठहरी, उन्हें पहली बार में ही नीरो का प्यार दिख गया था। कुछ और लोग थे जो ये सब देख रहे थे, आदित्य, वंदना और जीजू। नीरो संभाल कर सुहाना को छत पर लाता है, बाकी सब भी धीरे धीरे छत पर आते हैं। वंदना उदित को बुलाने जाती है तो उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उदित ने उसके माँ के कंगन और साड़ी पहनी होती है। उदित इस साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी कत्थई आंखें आज कयामत लग रही है। उदित ने बालों का जूड़ा बना दिया था। वंदना ने उदित के लिए बहुत ही प्यारा सा नेकलेस लिया था। उदित ने माथे पर चांद के सेब का मांग टीका लगाया था जो उसके माथे को कवर कर रहा था। पैरों में पायल, कमर में पतली सी करधन, उस पर आदित्य की माँ की लाल रंग की साड़ी, मेहंदी वाले हाथों में लाल हरी चूड़ियाँ। इस वक्त कोई भी होता तो उसकी नज़र ठहर ही जाती उदित पर। और वहीं वंदना के साथ हुआ। वंदना ने उसके कान के पीछे काजल लगाया और उसकी नज़र उतारते हुए कहा, आपको कभी भी किसी की नज़र ना लगे। वंदना जी अपने हाथों से उदित के गालों को छूती हैं और मुस्कुरा देती हैं। दोनों छत पर जाते हैं। उदित को सब देखते ही रह जाते हैं और आदित्य की तो आंखें तो मानो झपकना ही भूल गया। बुआ जी उसकी नज़र उतार कर कहती हैं, हमारी तूफान मेल को किसी की नज़र ना लगे। नानी भी वंदना, सुहाना और उदित की नज़र उतारती है। आकाश सुहाना और उदित को देखकर कहता है, माँ इन दोनों दीदी में से एक को सिलेक्ट कर लो। मामी, क्यों? आकाश, अरे माँ, बहू के लिए। सब आकाश को घूरने लगते हैं। बुआ भी आकाश की ओर देखती है तो आकाश बात को संभाल कर कहता है, आप सब ऐसे ना देखो, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ भाई। भैया लोग तो डिपेंड है, ढूंढ ही लेंगे कोई ना कोई बिजनेस वूमेन, लेकिन मुझे तो ऐसी ही सीधी सादी बीवी चाहिए। आकाश की इस बात से सबको हंसी आ जाती है, लेकिन आदित्य और नीरो उसे घूरने लगते हैं तो आकाश डर कर नीचे देखने लगता है। आदित्य कुछ देर उदित को देखता है और फिर साइड आने का इशारा करता है। उदित एक साइड में आती है, उसके पीछे पीछे आदित्य भी है। उदित, कोई काम था क्या सर? आदित्य, हाँ काम तो था। उसकी नज़रें उदित के चेहरे पर ही जमी है, जिसके कारण उदित उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी।
आदित्य अपना हाथ उदित के कानों के पीछे ले जाने लगता है तो उदित 2 कदम पीछे हट जाती है। आदित्य भी अपने कदम आगे बढ़ाता है और उदित के बालों को खोल देता है। उदित के लिए ये थोड़ा शॉकिंग था। आदित्य, यही काम था मुझे। अब तुम सबके पास जा सकती हो। तुम्हारे बाल खुले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सिर्फ मेरा मानना है। अगर चाहो तो तुम इन्हें वापस बांध भी सकती हो। उदित ने आज पहली बार नज़रें उठाकर आदित्य की आंखों में देखा और इस वक्त उसे वहाँ सिर्फ एक सवाल नजर आया, क्या तुम मेरी बात मानोगी? उदित कुछ नया देख रही थी आदित्य में, कुछ ऐसा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। ये था आदित्य का इमोशन से भरा हुआ नया रूप। आज उसने जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाई, बल्कि अपनी पसंद बताई। उदित ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को खुला रहने दिया और वापस लेडीज के पास आ गई। उदित को उसकी बात मानते देख आदित्य पीछे खड़ा मुस्कुराने लगा। सब भूख से बेहाल होकर चांद का वेट कर रहे हैं। सबको ऐसे भूख से बेहाल देखकर आकाश ब्लूटूथ पर गाने बजाते हुए कहता है, मुझे सबका एनर्जी लेवल हाई चाहिए। एक दिन की भूख में जैसे रोने लगे हो आप लोग। चलो डांस करो। नीरो उसके सर पर मारती हुई, बड़ा आया, खुद से 2 मिनट को भूख बर्दाश्त नहीं होती और हमें ज्ञान दे रहा है। आकाश उदित की तरफ जाते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि यहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ मैं कभी भी डांस कर सकता हूँ, लेकिन आपको और आदित्य भाई को इसके लिए सोचना पड़ेगा। नीरो को चिढ़ाते हुए उसने कहा और वंदना, उदित और सुहाना को उठाकर डांस कराने लगा। सुबह से कुछ ना खाने की वजह से अचानक उदित को चक्कर आ जाता है। वो नीचे गिर जाती है। आदित्य और बाकी सब भागकर उसके पास आते हैं। आदित्य उसका सर अपनी गोद में लेकर उसका चेहरा थपथपाता है। वो वंदना के हाथ से पानी लेकर उदित को पानी पिलाता है। थोड़ी ही देर में उदित को होश आ जाता है। उधर चांद निकल रहा है। उदित का व्रत सही टाइम पर सही इंसान के हाथों से खुलता है। ये देखकर सिंघानिया बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उदित वापस से बेहोश हो जाती है। आदित्य उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में लाता है, उसे बेड पर लिटा देता है। सुहाना आकर उदित के पास बैठ जाती है। वो उदित के सर को सहलाते हुए कहती है, आज सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं, इसलिए ऐसा हो गया है। आप लोग बेवजह टेंशन ना लें, अभी कुछ खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। आप लोग अपना व्रत पूरा करें। सब छत पर चले जाते हैं, पर सुहाना नहीं जाती। वो उदित के पास ही रहती है। आदित्य सुहाना से, दीदी आप भी तो भी व्रत हैं, आप जाइए, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। आदित्य के कहने पे सुहाना छत पर चली जाती है। आदित्य आकर उदित के पास बेड पर बैठ जाता है और उसके चेहरे को प्यार से देखकर कहता है, क्या चीज हो तुम, खुद के सिवा सबका ख्याल रखता है। कुछ ही दिनों तुमने मेरी पूरी फैमिली को अपना दीवाना बना दिया है। फिर उठाते हुए बोला, मिस मिश्रा उठिए, कुछ खा लीजिए। आदित्य के 2-3 बार ऐसा बोलने पर उदित उठ जाती है। अपनी पूजा खत्म करके सब डाइनिंग टेबल पर आते हैं। शांतनु अपने हाथों से वंदना को खाना खिलाता है और वंदना शांतु को। बाकी सब भी खाना खा रहे होते हैं। तभी सबका ध्यान उदित पर जाता है। उदित खाना छोड़कर चॉकलेट खा रही होती है, वो भी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे। सब साथ में जोर से हंसते हैं तो उदित छेंप जाती है। उदित जल्दी से आदित्य के रूम में जाकर अपना चेहरा साफ करती है। जब वो कमरे से लौटने लगती है तो उसका ध्यान आदित्य के रूम के अंदर वाले भाग पर जाता है। जैसा कि पहले ही बताया था, आदित्य को पौधों से बहुत प्यार है और उसने अपने रूम में ही छोटा सा बगीचा बनाया है। उसके पास ही छोटा सा स्विमिंग पूल है। पुल के पास एक पेड़ है जिससे होती हुई सीढ़ियाँ बाहर हॉल में आती हैं। आदित्य के बेडरूम और बगीचे के बीच एक कांच का गेट है। कहने को कह सकते हैं आदित्य का रूम अपने आप में एक छोटा घर ही है। उदित को ये सब अपनी तरफ खींचता है। वो पुल के पास जाकर अपनी आंखें बंद करके उसमें पैर डाल के बैठ जाती। उसे ये सब बहुत सुकून देता है। तभी उसके एक पैर की पायल उसमें गिर जाती है। आदित्य उदित को कमरे में जाते हुए देखता है तो उसके पीछे आता है। उदित को पुल के पास बैठा देखकर आदित्य भी उसके पास आकर बैठ जाता है। उदित को नहीं पता होता है कि आदित्य उसके पास ही बैठा है। आदित्य तो जैसे ही उसके चेहरे में हर बार ही खो जाता है। आखिर किसने सोचा था कि पहली मुलाकात में इतनी बुरी लगने वाली उदित उसे इतनी अच्छी लगने लगेगी। उदित, माता रानी, आज हम बहुत खुश हैं। लोग कहते हैं बड़े लोग अच्छे नहीं होते हैं, पर यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब हमें और दी को कितना प्यार दे रहे हैं। दी, जीजू, नानी, मामी, मामा, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में हैं। हम हमेशा से ही ऐसा ही परिवार ही चाहते थे, लेकिन हम इतने नसीब वाले कहाँ।
इन्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखना। आदित्य जब उदित को ये कहते सुनता है तो मन में कहता है, तुम ही हो ऐसी कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए। तुमने मुझ जैसे इंसान को बदल दिया जो प्यार से भागता था। आज तुम्हारी वजह से मेरी दी इतनी खुश है। इस परिवार को मैं जल्दी ही तुम्हारा परिवार बना दूंगा। बस कुछ वक्त और, सारी खुशियाँ तुम्हारी होंगी। कोई भी दर्द मैं तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आने दूंगा। उदित आगे बोलती है, इस परिवार में मुझे वो सारे रिश्ते मिले जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी। माँ जैसी दी, नीरो जैसे सच्चे दोस्त, आकाश जैसा छोटा भाई, नानी जी, मामा और मामी सब कितने अच्छे हैं। हाँ, आदित्य सर हमें थोड़ा कम पसंद करते हैं, पर वो बुरे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बस अपनी अच्छाई दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं, और ये सही भी है। अक्सर लोग अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं। देखिए ना माता रानी, माँ पापा को तो आपने अपने पास बुला लिया और हमें यहाँ रोने के लिए छोड़ दिया। कहते हुए उदित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य उसे रोते हुए देख नहीं पाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। आदित्य, उदित। उदित पीछे आदित्य को देखती है तो झट से पुल से पैर निकाल कर खड़ी हो जाती है, इस डर से कि कहीं आदित्य वापस से उस पर चिल्लाने ना लग जाए जैसा उसने पहली बार किया था। उदित, आई एम सॉरी, हमें ये जगह अच्छी लगी तो हम यहाँ आ गए। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हम जानते हैं हमारी आदत ही खराब है बिना पूछे कहीं भी चले आने की। आई एम सॉरी। कहते हुए वो जाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, तुम कभी भी आ सकती हो यहाँ। फिर उसके चेहरे को ऊपर करके, उदित तुम ठीक हो ना? उदित अपने आंसू छिपाते हुए, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें क्या होना है, हम ठीक हैं। उदित आदित्य के सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा हड़बड़ा गई। आदित्य उदित के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर, मुझे तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। आदित्य का इतना कहना था कि उदित ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोने लगती है। आज कितने ही दिनों बाद उदित खुलकर रो रही थी। वो जल्दी नहीं रोती थी, बस इस डर से कि कहीं सुहाना या उसकी मासी उसे रोता ना देख लें। पर आज तो आदित्य को पाकर वो ऐसे रो रही थी जैसे कितने दिनों की तकलीफ, दर्द, गम रोकर बहा देना चाहती थी। आदित्य ने भी उसे नहीं रोका, बस उसके बालों को सहलाता रहा किसी बच्चे की तरह। जब उदित थोड़ी चुप हुई तो आदित्य ने उसके चेहरे को हाथों से ऊपर किया और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, उदित फीलिंग बेटर? उदित, यस सर। आदित्य, डोंट से सर, जस्ट आदित्य। सर ऑफिस के लिए रहने देते हैं, ठीक है? घर पर मैं सिर्फ आदित्य हूँ, इसलिए अब नो सर। उदित ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अभी भी आदित्य को पकड़ रखा था। अपना सर आदित्य से सीने पर रखकर अभी भी वो धीरे धीरे सुबक रही थी। आदित्य अब भी उसके बालों को सहला रहा था। दोनों ऐसे ही खड़े थे। तभी नीरू जल्दी भागता हुआ आदित्य के कमरे में आता है। कांच के ऊपर से दोनों को ऐसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो वहीं खड़ा हो जाता है। आज काफ़ी वक्त बाद उसने आदित्य के चेहरे पर वो मुस्कान देखी थी जो वो और दी हमेशा से देखना चाहते थे। तभी आदित्य की नज़र इस पर जाती है। आदित्य इशारे में, क्या बात है? नीरव इशारे में ही, नीचे आ जाओ, कोई आया है। आदित्य उदित के बालों को सहलाकर, उदित नीचे चले। उदित, क्यों? आदित्य, नीचे सब तुम्हें पूछ रहे हैं, तुम बिना खाना खाई आ गई हो और फिर तुम्हारे पीछे पीछे मैं। तब उदित को ध्यान आता है कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। उदित आदित्य को छोड़कर सीधे हॉल की तरफ भागती है। सामने नीरव को देख उसका हाल और ख़राब हो जाता है। आदित्य कमरे में आकर नीरव से, क्या हो गया भाई, जो तू ऐसे मेरे क्यूट मोमेंट को बर्बाद करने आ गया? नीरू, नीचे तो चल, तू खुद सरप्राइज हो जाएगा। दोनों नीचे आते हैं। आदित्य अभी नीचे आकर खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक लड़की जल्दी से आदित्य के पास आकर उसके गालों पर किस करती है और उसे गले लगाकर कहती है, आई मिस्ड यू सो मच डियर। तुम नहीं जानते मैं यहाँ आकर कितनी खुश हूँ। ये सब इतनी अचानक में हुआ कि आदित्य समझ ही नहीं पाया आखिर क्या हुआ है। वो तो बस उदित का रिएक्शन देख रहा था जो इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उदित ने जब इस लड़की को आदित्य को किस करते देखा तो दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई। आदित्य को ये बात कुछ ज़्यादा ही खल गई। उसने लड़की को खुद से दूर करके सामने खड़े करते हुए उसका चेहरा देखा। बाकी सब भी उसे देखने लगते हैं, लेकिन उस लड़की को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो वापस से आदित्य के गले लगे हुए कहती है, यार तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देखा हो। उदित से ये देखा नहीं जाता है और वो किचन की तरफ चली जाती है। बाकी सबको तो इसकी आदत थी, लेकिन बुआ जी और सुहाना उस लड़की की हरकतों को बस देखे ही जा रही थी। दरअसल बात ये थी कि किसी लड़की को पूरे परिवार के सामने लड़के को किस करते शायद
वो पहली बार ही देख रही थी। माना बड़े शहरों में यह आम बात थी, पर लेकिन सुहाना और उदित की फैमिली अभी इन चीज़ों से कोसों दूर थी और शायद आने वाले कई सालों में भी वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना कर पाए। आदित्य दोबारा उसे खुद से दूर करते हुए कहता, टिया तुम यहाँ कैसे? टिया सूर्यवंशी आदित्य की बिजनेस पार्टनर थी और आदित्य पर पूरी तरीके से फिदा। कहने को आदित्य उसे अपना जस्ट अ फ्रेंड मानता था, लेकिन वो अक्सर ऐसी हरकतें करती थी जिसे देखकर किसी को भी ये लगे कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। आदित्य उसे छोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़रें उदित को ढूंढने लगती है, लेकिन उदित तो वहाँ है ही नहीं। टिया घर में सबको गले लगती है, सब उसका वेलकम करते हैं। टिया नीरो को हक करते हुए, बड़े हैंडसम लग रहे हो नीर। नीरो, वो तो मैं बचपन से हूँ। वो दिखावटी हंसी हंसता है। टिया अब आकाश के पास आकर उसे बालों में हाथ फिराते हुए कहती, हाउस यू चैम। आकाश को वैसी भी टिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने उसके हाथों को हटाकर कहा, टोटली फाइन, और जाके उदित के पास खड़े हो जाता है, जो अभी किचन से निकल ही रही थी। आकाश, दी मेरे बाल बना दो प्लीज़। उदित मुस्कुराते हुए उसके बाल बनाने लगती है। टिया को देखकर जाने क्यों बुरा लगने लगता है। वो जानती थी कि सिंघानियाज कभी किसी बाहर वाले को पर्सनल फंक्शन में नहीं बुलाते। उस पर उदित का इतना ज़्यादा खूबसूरत होना उसकी चिढ़ने की वजह बन गया था। वो सबके पास खड़े होकर सुहाना और उदित को देखकर पूछती, ये सब कौन है? कोई कुछ बोलता उससे पहले आकाश उदित का हाथ पकड़कर कहता है, ये उदित दी है और उनकी फैमिली है। टिया, दी? आकाश, हाँ दी, और जोर से बोल के बताऊँ क्या? नीरो टिया की शक्ल देखता समझ जाता है कि उसे उदित बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नीरो जानता था टिया उल्टी खोपड़ी है, इसलिए वो उसके पास आकर बोला, उदित आदित्य की सेक्रेटरी है और दी ने आज उदित और उनकी फैमिली को इनवाइट किया है। बात ये थी, टिया चाहती थी कि बिजनेस के बहाने वो इस घर में अपने पैर जमा ले, और आकाश नीरो को ये बात पता थी, इसलिए उन्हें वो अच्छी नहीं लगती थी। आदित्य को भी टिया की हरकतें नहीं पसंद थी, पर बिजनेस में ये फॉर्मल था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता था। नीरो जानबूझकर कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि जब आदित्य चिढ़ता था तो उसे मज़े लेने होते थे। पर आकाश ने कई बार टिया को इनडायरेक्ट ऐसे ही इंसल्ट फील कराया था। वरना, टिया आप फ्रेश हो जाओ फिर खाना खा लीजिए। टिया, याद ही, वैसे भी आई एम सो हंग्री। आकाश, हाँ ज़रूर, वैसे भी हम लोग खा चुके हैं। बुआ जी नानी से कहती हैं, माँ जी अब हमें चलना चाहिए। नानी, जी आशा जी, वैसे आपसे एक बात पूछनी थी। बुआ, हाँ माँ जी ज़रूर। नानी, आप सत्संग में जाती हैं? बुआ, हाँ माँ जी जाते तो हैं। नानी, ठीक है तो कल चलते हैं साथ। बुआ, जी माँ जी अब हम भी चलते हैं, रात भी बहुत हो गई है। नानी, रुकिए, हम आदित्य पेटवा से बोलते हैं कि वो आपको घर छोड़ दे। इतना कहकर नानी जी आदित्य की तरफ देखती हैं। आदित्य उदित से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उदित हर बार उसे इग्नोर कर रही है। वो बाहर आकर कार के पास खड़ी हो जाती है ताकि आदित्य सबके सामने उसे बात न कर पाए। आदित्य उसे वहाँ खड़ा देखता है तो आगे आकर कार की तरफ आ जाता है। वो कुछ कहता है उससे पहले उदित नीरो से कहती है, नीरो सर, आप हमें घर तक छोड़ सकते हैं क्या? सर को अभी अपने गेस्ट का ध्यान रखना है। आदित्य को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। उसने उदित को हाथ पकड़कर उसे कार से लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सर सर क्या लगा रखा है? उदित अपना हाथ छुड़ाते हुए, सर को सर ही बोलते हैं हमारे यहाँ। आप अपने गेस्ट को संभालिए, खुद की गालों को आगे करके, वरना अभी वो वापस आई तो किसकी गालों पर किस करेगी। बात ये थी कि उदित को टिया का ऐसे गले लगना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो सीधे सीधे बोल नहीं सकती थी। आदित्य के लिए कुछ तो उसके मन में भी था, पर वो समझ नहीं पा रही थी। और तो और आज आदित्य ने जैसे उसे गले से लगाया था, उसे एक अपनेपन का एहसास हुआ था, और जब एक बार किसी से अपनापन हो जाए तो उस पर किसी और का अधिकार करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो आदित्य से गुस्सा हो रही थी। वैसे भी किसी ने कहा है, हमें गुस्सा उसी पर आता है जो हमारा होता है। नीरो आदित्य से, डोंट वरी भाई, मैं छोड़ दूंगा, तू टेंशन मत ले, वैसे भी मिस हवा हवाई अभी तुझे ही ढूंढेंगी। नीरो ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा। आदित्य उसे आंख दिखाते, भाई जा, तुझे दी बुला रही है और मैं जा रहा हूँ छोड़ने इसे, ठीक है? उदित, नीरो जी आप चलिए, वरना हम ऑटो से चले जाएंगे। आदित्य समझ गया कि मिस नक्चड़ी को अब गुस्सा आ गया है और अभी इसे कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए वो अंदर जाते हुए तो वो नीरो के पास जाता है। आदित्य नीरो से, सुन भाई,
तू बुआ और सुहाना को लेकर घर जा, मैं बाद में उदित को लेकर आ जाऊंगा उसके गुस्से को कम करके। नीरो, तुझे उसके गुस्से से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आदित्य, ज़्यादा दिमाग मत चला, जो कह रहा हूँ वो कर। नीरो, बड़ा बेकार इंसान है, काम भी करना है और धमकी भी देनी है। लेकिन तुझे एक बात बता दूँ, बुआ जी बिना उसके यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगी। आदित्य, तू बुआ से कह दे कि उदित वंदना के पास है, उसे थोड़ी देर लग जाएगी। नीरो, जा बेटा, तू भी क्या याद करेगा कि किस दिल वाले से पाला पड़ा था, कर देते हैं इतना तेरे लिए। आदित्य नीरो को गले लगा लेता है। नीरो उसकी खुशी देखकर खुश हो जाता है और उसकी पीठ थपथपाकर कहता है, तेरे लिए कुछ भी भाई। फिर वो उदित की तरफ देखकर, हे उदित, आपको दी बुला रही है, कुछ काम है, पहले उनसे मिल लीजिए फिर चलते हैं। उदित आदित्य की तरफ गुस्से से देखती हुई अंदर वंदना के पास जाती है। नीरो बुआ के पास जाकर, बुआ जी चलिए, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, उदित जी को मैं बाद में ले आऊँगा, अभी दी को कोई काम है उनसे। बुआ जी पहले तो गुस्सा होती हैं, फिर सुहाना के कहने से मान जाती हैं। नीरो बुआ और सुहाना को लेकर घर चला जाता है। उदित वंदना के पास जाकर, दी आपने बुलाया था? वंदना, जी उदित जी, हम आपके लिए जो साड़ी लाए थे वो तो आप यहीं भूल कर जा रही थी। उदित, पर वो साड़ी तो हमने पहनी है ना। उदित अपनी साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। वंदना मुस्कुराते हुए अपने हाथ की तरफ इशारा करके, नहीं, ये हमारी माँ की साड़ी है, आपकी साड़ी तो इधर है। उदित, हमें माफ़ कर दीजिए, ये भी यहीं रखी थी तो हमें लगा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम भी अभी इसे उतार देते हैं। वंदना बाहर खड़े आदित्य की ओर देखती, जो अपनी गलती पकड़ने की वजह से शांत होकर वंदना की ओर देख रहा है। अरे नहीं, ये अपनी सही जगह पर है, आपके पास। वंदना के ये कहने पर आदित्य भी मुस्कुरा देता है। उदित, जी हम समझे नहीं। वंदना, हमारा मतलब ये है कि ये आप पर बहुत अच्छी लग रही है, आप इसे पहने रखिए, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपकी साड़ी है हमारी तरफ से। वंदना ने एक डिब्बा उदित को देते हुए कहा। उदित, पर दी हम कैसे इसे ले सकते हैं? वरना ठीक वैसे जैसे एक छोटी बहन बड़ी बहन से लेती है, आप हमें दी कहती हो तो मना मत कीजिए, वरना हम गुस्सा हो जाएंगे। वंदना नकली गुस्सा दिखाती हुई कहती, इतना तो हक है ना हमारा। उदित, दी आपका पूरा हक है हम पर, ठीक है हमने ले लिया, ये देखिए। उदित उस बॉक्स को लेकर बोलती है। वंदना, पता है उदित, आप जब तक घर में रहती हैं, घर में जैसे खुशी ही खुशी रहती है, और उदित को गले लगा लेती है। आदित्य, शांतनु और आकाश दरवाजे पर खड़े होकर ये भरत मिलाप देख रहे हैं। शांतनु, साले साहब ये क्या हो रहा है? आदित्य कंधे उचका के ना में सर हिलाता है, लेकिन आकाश हंसते हुए कहता है, जीजू ये प्यार है, भाभी के लिए ननद का। शांतनु चौंक के उसकी तरफ देखता है, फिर आदित्य की तरफ देखकर, कौन, क्या, कैसे, किसकी? आदित्य, क्या जीजू आप भी इसकी बातों में आते हो? और आकाश की तरफ देखा। आकाश बेटा सो जा जाके, नहीं तो क्लास लगाऊं तेरी। आकाश, नहीं मैं तो बस जा रहा हूँ, वैसे भी नींद आ रही है। आकाश उबासी लेते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी शांतनु उसे रोकता है। शांतनु, रुको छोटे साहब, बात पूरी करो अपनी। आकाश, जीजू आप तो भाई से ही पूछ लो, मैं तो चला। आकाश चला जाता है। शांतनु, हाँ तो साले साहब बताएंगे कुछ? वैसे शक तो हमें ऑफिस में ही हो गया था, पर हमने कुछ कहा नहीं, तो छोटे साले साहब की बातें सच हैं? इन खूबसूरत मोहतरमा ने आपके दिल को चुरा लिया है? आदित्य हल्के से मुस्कुराते हुए, कुछ भी सोचते हैं जीजू, ऐसा कुछ नहीं है। शांतनु, जनाब आप चाहे कहो ना कहो, आपकी हंसी सब बता रही है। वैसे शुरुआत कहाँ से हुई भाई, हमें पूरा जानना है। तभी वहाँ टिया आ जाती है। टिया, हे आदि, यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदित्य के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। उसकी नज़र उदित पर पड़ती है। उसने वंदना को इतने प्यार से गले लगा देखा तो पूछने लगी, ये क्या हो रहा है? दी तुम्हारी सेक्रेटरी से गले क्यों मिल रही है? आदित्य, क्योंकि वो घर के हर मेंबर की पहली पसंद बन चुकी है, आजकल मुझसे ज़्यादा घर वाले इसे पसंद करते हैं। इतना कहकर वो उदित की ओर देखने लगा और टिया उसकी नज़र। उदित, दी हम चलते हैं, अब बुआ जी बाहर वेट कर रही होंगी हमारा। उदित के ये कहने पर शांतनु जीजू आदित्य की ओर देखकर कहते हैं, साले साहब बुआ जी तो कब की गई हैं, अब ये कैसे जाएगी? आदित्य उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। उदित बाहर आकर देखती है तो ना वहाँ बुआ है ना ही नीरो। उदित वंदना को देखकर, दी ये लोग कहाँ गए? आदित्य चुपके से जीजू के कान में, अगर मैंने कुछ कहा तो उल्टा ही निकालेगी। जाओ जीजू
अपनी स्किल दिखाओ। शांतनु उदित के पास आकर, वो बुआ जी के सर में तेज़ दर्द हो रहा था इसीलिए वो चले गए। साले साहब आपको घर छोड़ देंगे, है ना साले साहब? शांतनु आदित्य की ओर बिंक करके कहता है। वरना हाँ आदि, आप जाइए, उदित जी को घर ड्रॉप करके आइए। उदित जब ये सुनती है तो मना करते हुए कहती है, नहीं दी, हम ऑटो से चले जाएंगे, आप आदित्य सर को परेशान मत कीजिए। वंदना और शांतनु साथ में, ऐसे कैसे? जाइए आदि, आप बैठिए कार में। और दूसरी साइड से उदित को कार में बिठाते हुए, और आप भी। टिया ने जब उन दोनों को अकेले जाते देखा तो बोली, मुझे भी चलना है, इसी बहाने मेरी भी एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। आदित्य वापस शांतनु को देखता है। शांतनु, टिया स्लीपर्स तो पहन लो। टिया, ओ हाँ। टिया अंदर जाती है तभी आदित्य निकल जाता है। टिया वापस आकर, चले गए? शांतनु, हाँ, उन्हें लेट हो रहा था तो वो चले गए। टिया गुस्से में मन में बड़बड़ाती है, जब से आई हूँ जिसे देखो उदित नाम की माला जप रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस 2 कौड़ी की लड़की ने। और तो और ये आदि भी उसके पीछे मुझे इग्नोर कर रहा है। आई कांट टॉलरेट देम। टिया सूर्यवंशी अपनी चीज़ें कभी शेयर नहीं करती, कभी भी नहीं। तुम्हें पता नहीं उदित मिश्रा, तुमने किससे पंगा लिया? शांतनु, टिया कोई नहीं, तुम बाद में चली जाना, अभी अंदर चलो। टिया, यस जीजू चलिए। शांतनु वंदना का हाथ अपने हाथ में लेकर, चलिए नूरजहां। सारे लोग घर के अंदर जाते हैं। आदित्य और उदित चुपचाप चले जा रहे हैं। उदित खिड़की से बाहर की तरफ देख रही है। आदित्य कई बार उसकी तरफ देखता है लेकिन वो है कि ना कुछ बोल रही है ना ही वो उसकी तरफ देख रही है। तभी आदित्य म्यूजिक प्लेयर पर गाने की साउंड तेज कर देता है। उसे लगता है कि शायद उदित उससे कुछ रिएक्ट करेगी। उदित आप भी चुप है। आदित्य, उदित क्या हुआ है तुम्हें? उदित, नथिंग सर। आदित्य, अगेन सर? उदित, ऑफ कोर्स सर। आदित्य, उदित मैंने तुमसे कहा था कि सर बस ऑफिस में हूँ, अदर टाइम वी आर फ्रेंड। उदित, नो सर, दिस इज हाउ कैन पॉसिबल, ये बॉस एंड सेक्रेटरी नेवर मेक फ्रेंड। आदित्य, आई एम आस्किंग लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड उदित? उदित, नथिंग सर। आदित्य, ओके, इवन यू कांट टेल मी व्हाट हैपेंड तो मैं कार भी नहीं चलाऊंगा। कहकर आदित्य कार रोक देता है। उदित, ठीक है, आप कार रोक कर उसमें रात भर बैठे रहें, हम पैदल ही चले जाएंगे। उदित कार से बाहर आकर पैदल ही चलने लगती है। आदित्य थोड़ी देर वहीं कार में रहकर सोचता है कि उदित वापस आ जाएगी, पर उदित तो चली जा रही है। उसे भी नहीं पता कि उसे गुस्सा किस बात का है। आदित्य भी कार लेकर चला जाता है। उदित पीछे मुड़कर देखती है तो ना आदित्य ही है और ना ही उसकी कार। उदित चारों तरफ देखती है, सुनसान रात, कोई दूर दूर तक नहीं है। उदित डर जाती है। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो आंखें बंद करके माता रानी से प्रार्थना करने लगती है। उदित, हे माता रानी, हमने तो ऐसे ही बोल दिया जाने को और वो चले भी गए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम गुस्से में हैं, लेकिन ऐसे सुनसान रास्ते पर हमें अकेला छोड़कर चले गए और हमें दोस्त कहते हैं। हम गुस्से में हैं तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें तो अपने इस दोस्त की परवाह होगी जो उन्हें चूमती रहती है। तभी उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ और आवाज़ आई, फर्क पड़ता है, तभी तो वापस आ गया। उदित ने जानी पहचानी आवाज़ सुनकर आंखें खोली तो सामने आदित्य था। उदित ने बिना कुछ सोचे उसे कसकर पकड़कर गले लगा लिया। आदित्य तो अब महसूस हुआ कि उदित सच में काफ़ी डर गई थी। वो उसके बालों को सहलाने लगा। बालों को सहलाते हुए आदित्य ने उदित को पुकारा, लेकिन उदित डर की वजह से बेहोश हो गई थी। आदित्य ऐसे अचानक से उदित को बेहोश देखकर डर गया। उसने उदित को गोद में उठाकर कार में बिठाया और घर की तरफ कार दौड़ा दी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।